हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महेंद्र भीष्मा जी उपस्थित हुए, मैं संस्था की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा छोटा सा परिचय उनको ये दूंगा कि आप एक साहित्यकार हैं, नाटककार हैं और आपकी कुछ कहानियों का मंचन तो हुआ ही हुआ है और उनकी जैसे लालच, तीसरा कंबल, इनकी शॉर्ट फिल्म भी बनी है और बहुत कहानियाँ। आप मेरे पास ही बैठे थे तो मैं तो नाटक लखनऊ में बाहर नहीं देखता, तो आपके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे नाटक हुए हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। और क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग कार्यक्रमों में अक्सर ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं या कोई राजनीति वाला हो या इस स्तर का आदमी हो कि जिससे कि ये लगे पेपर में छपे कि ये व्यक्ति हमारे आया। तो मैंने जब काफ़ी समय पहले आपके प्रभास जी से जब मैंने बात की है नाटक का मंचन करने के लिए, तो कुछ देखने के बाद मैंने ये प्रभास से ये डिसाइड किया कि यार एक मरने का शॉर्टकट है, तो नाम थोड़ा सा अजीब रहता है। हमने कहा इसको आप करिए और जो भी इसमें मेरी हेल्प होगी और मेरी संस्था द्वारा इसको किया जाएगा, क्योंकि स्वर इंडिया एसोसिएशन एक एनजीओ है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोग जगह जगह करते हैं, स्कूल में भी करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने पेपर मिल कॉलेज में ही एक स्कूल है उसमें कराया था। तो आज हमने उनसे किया कि भाई जो नए कलाकारों को लीजिए और इस कहानी का मंचन कीजिए। आप एक नया रूप है, क्योंकि हम आपको बताएं कि जैसा कि हम जानते हैं शॉर्ट, जिसको मरने का शॉर्टकट मतलब जैसे आदमी क्यों मरना चाहता है, सुसाइड क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में आता है, वो अचानक ये सोचता है कुछ देर के लिए, तो वो ये काम कर लेता है। मैं अभी अपने मुख्य अतिथि महेंद्र जी को, हमारे अध्यक्ष कर्नल गुप्ता जी को स्टेज में बुलाना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने से ले जो हमारी एक दीप प्रज्वलन की विधि होती है उसको प्रारंभ करेंगे, तो वो स्टेज में आए। और मैं एक अनुरोध करूंगा डॉक्टर शर्मा जी से, डॉक्टर शर्मा स्टेज में आए। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बीच यहाँ पर हमारी लखनऊ की और भारत में भी जिनका नाम है, सबसे मेरे मुँह के आगे बैठी है मृदुला जी। आप मंच पर आइए, मृदुला जी हमारे बीच आइए। बहुत खुशी की बात है, आप बहुत नाटक किए, आप लोगों ने इतने नाटक किए कि आपका जीवन इसी में समर्पित है। मैं महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा डायस पे आएँ और अपने साहित्य और संस्कृति के बारे में कुछ शब्द कहें, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और हमारे कलाकारों को भी एक उससे उत्साहवर्धन होगा। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग नाटक का आनंद लेने आए हैं, ना कि कुछ अतिरिक्त समय सुनने का दिया जाए।
पर 1-2 मिनट के लिए मैं बोलूँगा कि स्वर इंडिया के द्वारा ये जो प्लेटफार्म नए कलाकारों को दिया जा रहा है, जिसकी निश्चित ही रिहर्सल कुछ दिन पहले से हो रही होगी और फिल्मों में रीटेक होते रहते हैं, पर नाटक में कोई रीटेक नहीं होता। तो जो कलाकार हैं वो अपना 100% देते हैं कि वो अच्छे से अच्छा अभिनय करें। चूँकि मैं एक लेखक हूँ और लेखक पर काया प्रवेश करके समाज से ही घटनाएं उठाता है, दूसरे के दुख दर्द को महसूस करता है और उसे अपनी लेखनी में नाटक, कहानी या उपन्यास या कविता के माध्यम से समाज को वापस करता है। तो मैं इस नाटक के जो लेखक हैं उनको साधुवाद देता हूँ और हमारे चंद्रभाष, इन्होंने भी मेरे करीब 3 नाटकों का निर्देशन किया है। अब तो शायद इनकी संख्या 100 से ऊपर भी हो गई है नाटक निर्देशन करते हुए। मैं कल भी यहाँ पर 2 नाटक हुए थे, मैं आया था और बहुत अच्छी टीम है। विजय बेला जो चंद्रभाष की, और मैं कर्नल हर्षवर्धन जी का आभारी हूँ और हमारे हेम जी जो सचिव हैं इस संस्था के, उनका आभारी हूँ। और अब आप लोग नाटक का आनंद लीजिए और जब नाटक खत्म हो जाए, आपको अच्छा लगे तो जो कलाकार हैं उनकी पीठ जरूर थपथपाइएगा। इस नाटक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस नाटक में और इस हॉल में चारों तरफ भूत ही भूत है। कोई एक हाथ से लटक रहा है तो कोई दोनों हाथों से, कोई एक पैर से लटक रहा है तो कोई दोनों पैरों से। हाँ, यहाँ भूत केवल लटक ही नहीं, कुछ तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं भी मंडरा रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है तो किसी का सर नहीं, किसी का चेहरा जला हुआ है तो किसी के गले में फंदा लटका हुआ है। सावधान रहिए, अगर ये भूत प्रेतात्माएं आपकी बगल वाली जो कुर्सी खाली है उस पर बैठ जाए तो आप मुझे दोष मत दीजिएगा। नहीं, आप परेशान मत होइए। ये मरे हुए बंधु बांधव करेंगे कुछ नहीं। दरअसल जो जिस तरह से मरा था, आत्महत्या करी थी, वो उसी तरह से यहाँ चारों तरफ घूम रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं? दरअसल ये जो भूत प्रेत आत्माएं हैं,
इन सब ने अपने जीवन से तंग होकर के सुसाइड किया। अरे ए छोटू, छोटू उधर नहीं, अरे छोटू उधर नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। थोड़ी देर सामने जाकर बैठ जाऊं, यहाँ लटके लटके बोर हो गया हूँ। मैं भी देखूंगा अपन ये। दरअसल काफी समय बाद यहाँ कुछ हो रहा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। आप जब बोलेंगे मैं उस जगह वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, उधर देखो, इधर कॉर्नर में कुर्सियां खाली हैं। हाँ 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 हाँ, वहीं 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 पर बैठ जाओ। भाई साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये छोटू कुछ नहीं करेगा। बस हाँ, ऊंचे आवाज में बात मत करिएगा, ऊंची आवाज उसे पसंद नहीं। हाँ, डॉक्टर विजय, मरियम, परविंदर, छोटू, नीलू, आप सब लोग यथास्थान पर बैठ जाओ और जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप आ जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, आप लोग आए हैं मरने का शॉर्टकट जानने के लिए, है ना? पक्का मैं बताऊं, भाई बुलाया है तो बताऊंगा ही। दरअसल ये जितने भी मरे हुए बंधु हैं ना, इनसे मैंने आज के प्रोग्राम के बारे में बताया तो बड़े उतावले हो गए। बोले जीते जी तो हम किसी का काम नहीं आए, मरने के बाद ही अगर हमारा अनुभव किसी के काम आए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ये आत्महत्या है ना, ये आत्महत्या अपनी देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या बनती जा रही है। और हमारे यहाँ तो देसी तरीके, गले में फंदा डाला, लटक गए पंखे से, या केरोसिन से स्नान किया और बीमारी माचिस की तीली, या कीड़े मारने वाली दवा को गंगा जल समझकर पी लिया और इस संसारिक दुखों से पार कर दिया, या 5-6 मंजिला से दे मारी लांचर और निपट गए। एक बात, ये जो आत्महत्या लोग करने के बारे में सोचते हैं और कर लेते हैं, इसके बाद उसे सुधार नहीं पाते। इसलिए कोई भी काम करें तो सोच समझ कर करें। आत्महत्या के तरीके बताने से पहले मैं आपको कुछ जाबाजों से मिलाऊंगा जिन्होंने आत्महत्या के माध्यम से ही ये हमारे इस लोक में एंट्री पाई, ठीक है? ताकि आप उनके अनुभव से कुछ सीख सके, कुछ जान सके और निर्णय ले सके कि आप अभी आत्महत्या करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो हम बताएंगे, और नहीं चाहते हैं तो शॉर्टकट जानने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी मुझे आत्महत्या करने में पूरे 15 साल लग गए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भी बिल्कुल पेनलेस यानी कि कष्ट विहीन मृत्यु चाहता था, और इसमें मैंने एक पूरी रिसर्च कर डाली। अब कोई गलत बात नहीं होगी कि जिनकी वजह से मैंने आत्महत्या की वो मेरी रिसर्च को मरने के 501 नायाब तरीकों के नाम से बुक छपवा ले। कोई गलत बात नहीं हो सकता है ऐसा। तो हम अब अपने जाबाजों से आपको मिलाना शुरू करते हैं, ठीक है? मरियम, परविंदर, छोटू, डॉक्टर विजय, राम प्रवेश, केशव, आप सब तैयार है ना? ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो हम बुलाएंगे छोटू को। छोटू बेटा, छोटू बेटा, जल्दी से भूत अंकल, मैं क्या बोलूं? बताया तो था कि हम इस प्रोग्राम में क्या क्या बोलेंगे, सब कुछ बताना है तुम्हें। सब कुछ बता दूं? वो रूबीज के बारे में भी, जैसे हम बटाका नहीं,
पर्सनल बातें हैं। तुम्हें ये बताना है कि तुम यहाँ कैसे आए। ओ ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारी जगह पर जाकर बैठता हूँ। क्या बोल रहे थे? पर ये लोग मेरी बात सुनेंगे? अरे सुनेंगे क्यों नहीं? अरे भाई सुनने के लिए तो यहाँ पर है, पक्का सुनेंगे। और घबराना नहीं तुम, मैं तुम्हारी जगह पर जाकर बैठता हूँ, तब तक तुम सब कुछ बताओ। उधर अभी यही रुको ना, मुझे अकेले में डर लगता है। अरे बेटा भूत तुम हो, ये लोग नहीं। इनको तुमसे डरना चाहिए, ना कि तुमको इनसे। ठीक है? हाँ आप लोगों को पता है, उस दिन मैं स्कूल से लौटा था काफी डांट खाकर। मैथ का होमवर्क नहीं किया था ना, इसलिए मैथ की मैम ने कसकर डांटा था। मेरा तो दिन ही खराब था। साइंस वाली मैम ने भी अपने पीरियड में मुझे खड़ा कर रखा था। फिर मैं स्कूल से घर आया और उसके बाद टीवी ऑन कर दिया। छोटा भी पता है, हमारा फ्लैट ना 6ठी मंजिल पे था। मुझे इतनी तेज का गुस्सा आया कि मैंने ना आओ देखा ना था और अपनी बैल्कनी से दे मारी चला। सभी टीचरों को भी मिस करता हूँ, उनके पनिशमेंट को भी। सच बोलूं तो बहुत बड़ी मुस्तकी है मैंने। अकेले लड़के रहो बिना किसी काम धाम के। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा। मैं फिर से जीना चाहता हूँ, फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। आप लोग कभी ऐसा मत करना। भूत अंकल, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अब आपको केशव से मिलवाते हैं। केशव को झूला झूलने का बहुत एक्सपीरियंस है। झूला बोले तो गले में फंदा डलगा, लटकने का। उसने सही तरीका अख्तियार किया था।
जिसे देखो वही सलाह दे मारता था, ये कर लो वो कर लो, वहां सेल्समैन की जगह खाली है तो बात कर देता हूँ। प्रतिदिन नाश्ते से शुरू होती थी नसीहतें, रात को सोने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। माना मैं बेकार था, लेकिन कुछ करने का जज्बा तो था मेरे अंदर। अरे मुझे नहीं करनी थी नौकरी, मुझे नहीं बनना था किसी बीमा कंपनी का एजेंट, मुझे कुछ नया करना था, मुझे कुछ अलग करना था, परंपरा से अलग हटकर। आयुष, घर परिवार सगे संबंधियों के दबाव में आकर मैंने 2-3 जगह नौकरियां की भी, लेकिन बॉस का बकला, कर्मचारियों की चापलूसी, अफसरों का आपसी मतभेद मुझे जमा नहीं। फाइनली मैंने अपरंपरागत जीवन जीना ठीक समझा। जिस दिन मैंने आत्महत्या की, ज्यादा सोचा विचारा नहीं, मां रेंगनी बांधने के लिए रस्सी लाई हुई थी और मैं कितना मिस करता हूँ। सच कहूँ तो मुझे शरीर से छुटकारा मिल गया, लेकिन कष्टों से नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि मरने के बाद भी कष्टों से छुटकारा नहीं मिलने वाला, तो मैं कभी आत्महत्या नहीं करता माँ, मैं कभी आत्महत्या नहीं करता। जब भी माँ के बारे में सोचता हूँ, मेरी बेचैनी बढ़ जाती। मुझे माफ कर देना माँ, मैं बहुत सारा मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। जिसका नाम खुशी है, उसने जीवन भर खुशियों का मुंह नहीं देखा। खुशी के माता पिता चिंतित थे खुशी के विवाह से, और खुशी चिंतित थी अपने माता पिता की चिंता पर। खुशी के पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। उनकी इतनी ज्यादा आमदनी नहीं थी कि अच्छा खासा दूल्हा खरीद सके, दे सके। एक बात बताएं, ये दूल्हे वाला बिजनेस है बड़ा बिंदास, साला हर वर्ष 10% बढ़ जाता है पक्का, और घटने का नाम ही नहीं लेता। मुझे दूल्हे और कॉलगढ़ में कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। दोनों बाजार में अपने आप को बेचने के लिए रखते हैं। तो हमारी खुशी का किसी तरह बेड़ा पार हो। खुशी के पिता ने
अपने औकात से ज्यादा, बहुत ज्यादा दिया अपने दामाद दहेज के रूप में। फिर भी ये लोभी लालची लोग, इनका कभी पेट नहीं भरता और शादी के 1 महीने बाद खुशी को प्रताड़ित करने लगे। देखा रामजादी, पैसे तो तुझे लाने ही होंगे। तुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, जा अपने बाप से पैसे लेकर आ। मेरे पापा के पास और पैसे नहीं है। मेरी शादी में पापा ने बहुत से लोन ले रखा है। उनके पास और पैसे नहीं है। वो और पैसे देने की स्थिति में नहीं है। कैसा पागल है तेरा? अपने दामाद को बिजनेस के लिए पैसे नहीं दे सकता, लेकिन ठेके पर पैसा मार सकता है। प्लीज आप मेरे पापा के बारे में भला बुरा मत कहिए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। जब तक तू पैसे नहीं लाएगी, मैं तुझे ऐसे ही मारता रहूंगा। मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। ला पैसे, ला पैसे, मार। नहीं बात मारी है। नहीं मार रहा, मार सारी मार, ले ला पैसे। उन लोगों का अत्याचार बढ़ता ही गया। सास खड़ी होकर साथी रहती। देवर, ननद, जेठ, जेठानी मुझे तब तक मारते जब तक कि मैं बेहोश न हो जाती। और उस दिन अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। मैं मार खाकर हर दिन अपनी अवस्था में पड़ी हुई थी। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं अपना हाथ भी हिला सकूं। पहले मेरे जेठ ने मेरे साथ फिर मेरे देवर ने मेरे साथ और जब मुझे होश आया तो मैं किचन में पड़ी हुई थी। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर मेरी नजर केरोसिन तेल की उस कैन पर पड़ी। शायद मुझे मारने के लिए लाया गया था। मेरे साथ फिर से बलात्कार हो, फिर से मेरी चमड़ी उधेड़ी जा। मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। बाय बाय।
मेरा पूरा शरीर जला हुआ था। चेहरा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मरने के पहले 3 दिनों तक जिस पीड़ा, कष्ट, दर्द को मैं सह रही थी, मैं वो बयान नहीं कर सकती। न मैं ठीक से खड़ी हो पा रही थी, न बैठ पा रही थी, न लेट पा रही थी, न सो पा रही थी, न मैं कुछ खा पा रही थी, न पी पा रही थी। उनका क्या हुआ? जेल गए कि नहीं? उन्हें सजा हुई या नहीं? पता नहीं। मुझे उनके बारे में क्यों? मुझे तो मनुष्यों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। ये लोग हमें भूत बोलते हैं, हमें डायन कहते हैं, लेकिन असली भूत, पिशाच, राक्षस तो ये लोग हैं, वैसी दरिंदे कहीं के। मुझे नर्क से छुटकारा मिल गया है, काफी। यहाँ शांति है, यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। पर अब अगर सोचूं तो मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। क्यों दी मैंने अपनी जान? मनुष्य का जीवन में ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत तोहफा है। मुझे अपने माँ बाप के घर वापस चले जाना चाहिए, समाज की चिंता किए बगैर। जानती हूँ, समाज की नजर में शादी के बाद बेटी का घर पराया हो जाता है। माल तो खुला है, कम से कम पंख तो खोल लो। एक बात बोलूं, आप लोग कभी चल के आत्महत्या मत करिएगा। बहुत बहुत कष्टदायक होता है, बहुत। कभी मत करिएगा, बहुत कष्टदायक होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत।
साथ तो आएगी ही। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आ रही है भैया, ये तो हीरोइन है। अरे नहीं, ये तो भूत नहीं है। हीरोइन है। अरे नहीं, भूत नहीं है। मैंने कहा ना, ये हीरोइन मैं है। बोल रहा हूँ ना, हीरोइन भूत नहीं है। हीरोइन है। 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 मैं भूतनी हूँ। टीवी फिल्मों वाली नहीं, ओरिजिनल हूँ, ओरिजिनल। गुरुवार के सामने इसी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से ही तो मुझे सुसाइड करना पड़ा। वो कैसे मैम? मेरे डैड को था कि मैं ज्यादा से ज्यादा फिल्में करूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोर सके। अरे आप अरे बोला ना आप बेबी आपसे बंद करेगी। बस आप मैं जो अमाउंट बोलता जाऊँ ना तो मैं करते जाइए। आप डेट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बेबी आपसे बंद करेगी। बस पहले अमाउंट। मेरी मॉम हमेशा चौकन्नी रहती थी कि मेरा किसी से अफेयर ना हो। देखो
हम साथ में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। मिलता है रात 10 बजे। अच्छा सीन भी समझा दूंगा। और इन सब के बीच मैं ही गायब हो गई। हमेशा लोगों से घिरे रहने के बावजूद मेरा अपना कहने को कोई नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। बनावटी हंसी हंसते हंसते जबड़े दर्द करने लग जाते, लेकिन दिल से एक ही आवाज आती, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपने दिल की सुनो। और दिल की सुनती तो मॉम डैड नाराज हो जाते। अब जो भी रिश्ते बने वो फिर स्टॉप होने के साथ सब गायब हो गए। रोल के लिए मारा मारी, हीरोइनों के बीच की मट स्विंगिंग, हर रिलीज से पहले का नर्व रैगिंग तनाव मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। और धीरे धीरे मैंने अपने आप को नशे और शराब में डुबाना शुरू कर दिया। उस दिन मिशेल की पार्टी में मैंने ये जानबूझकर शव यात्रा में लोगों की बेहिसाब भीड़ थी, लेकिन ज्यादातर मेरे अपने तभी जुबान में गंदी गंदी फप्तियां कस रहे थे। पापा रो रहे थे क्योंकि उनका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब नहीं रही थी। मम्मी रो रही थी क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी पार्टियां और हीरो की चमक दमक का दी एंड हो चुका था। प्रोड्यूसर पैसा डूबने के दम में रो रहा था और डायरेक्टर अपनी हसीन शामों और रातों के बारे में सोचकर आंसू बहा रहा था। अब आप कैसा फील कर रही हैं माँ? बताइए ना,
अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा तो नहीं कहूँगी। पहले भी तन्हा थी, अब भी तन्हा हूँ। मैं इतने हाईटेक रूटीन की आदी हो गई थी कि अब यहाँ मन ही नहीं लगता। यहाँ पे काम तो है नहीं करने को। पर एक दिल की बात बताऊं, अब मुझे लगता है मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे फाइट करना चाहिए था। मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए थी, अपने टर्म्स पर। एक राज की बात बताऊं आपको, यहाँ की दुनिया आपकी दुनिया से अलग है जरूर, मगर यहाँ भी कार्टूनों की कमी नहीं है। अरे तरह तरह के कार्टून भूतनी है यहाँ, जो अपनी हरकतों से सबों को परेशान करते हैं और सबका मनोरंजन भी। अब इन्हें ही देख लीजिए, ये है शहर के सबसे नामी डॉक्टर, लेकिन इनकी खुद की लापरवाही इन्हें ही ले डूबी। अरे वो लंबू भूत, एक पैर से नहीं लटकने का, दोनों पैर से लटकने का। खून का बराबर सर्कुलेशन होगा। हाँ ऐसे, बिल्कुल सही। हाँ अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हें एक क्रीम लिख देता हूँ। हाँ, इसे सुबह और रात को 2 टाइम लगाना, चेहरा एकदम कटरीना के माफी करके। पहले अपना मोटापा तो कम कर लो, फिर मुझे कटरीना बनाना। अरे वो पेटू भूत, अरे अपना मोटापा कम करो, वरना ब्लड प्रेशर और शुगर और ना जाने क्या क्या बीमारी हो जाएगी। वैसे इनकी कोई सुनता नहीं है, सुनेगा भी क्यों? अरे यहाँ ना किसी को शुगर है ना बीपी, अरे ना किसी को भूख लगती है और ना ही प्यास। हाँ एक बात है, वहाँ भी मेंटल टेंशन था और यहाँ भी मेंटल टेंशन था, और इसी मेंटल टेंशन से निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब ने कुछ कर ली। जिस चीज के लिए मैं मना करता हूँ, मरीजों को वही चीज क्यों करनी होती है? अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मिठाई नहीं खानी है, तो मरीज को मिठाई ही खानी है। और अगर डॉक्टर ने चटपटे के लिए मना कर दिया, तो मरीज को चटपटा ही खाना है। यहाँ डॉक्टर की सुनता ही कौन है? मेरे अगल बगल शहर में बहुत अच्छे अच्छे नर्सिंग होम खुल गए, जिसकी वजह से मेरे यहाँ मरीजों का आना जाना कम हो गया। वहीं दूसरी ओर मेरे घर वालों की मांगे सुरसा के मुंह की तरफ फैलती जा रही थी। कितने 3 बोतल पापा मुझे आईफोन चाहिए। 85,000 का पापा दिलवा दो, पापा आईफोन दिलवा दो, पापा प्लीज आईफोन दिलवा दो, पापा हमको टीवी दिला दो, नया वाला आया है सैमसंग का, दिला दो ना पापा। सुनिए जी, अगले महीने टोटो की शादी है। अरे बड़े भैया के बेटे की मैंने एक डायमंड सेट देख रखा है, सिर्फ 5 लाख का है। मुझे 5 लाख दे दीजिएगा बस, मुझे 5 लाख चाहिए। पापा आईफोन दिलवा दो, पापा आईफोन दे। अरे बस! हालांकि अपनी स्थिति का जिम्मेदार मैं ही था। जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, तब मैंने पैसों का कोई मोल ही नहीं समझा। इनकी हर डिमांड पूरी करता चला गया, और अब ये लोग मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। अरे इनकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था।
और एक दिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार कौन था। ये है एनेस्थीसिया, लोगों को बेहोश करने की दवा। पहले सबको देता है, आज खुद लेकर देखता हूं। मैंने एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा डोज ले लिया, जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं सकता। 1 महीने तक मैं आईसीयू में रहा। वहां के जूनियर डॉक्टरों ने मेरे परिवार वालों से पैसे वसूलने में कोई कोताही नहीं दिखाई। वो तो भगवान की कृपा हुई कि मौत ने मुझ पर कृपा दृष्टि दिखाई और मैं यहां आ गया। लेकिन अगर मैं सरवाइव कर भी लेता ना, तो भी नॉर्मल जीने के काबिल ना रहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा डोज ले लिया था, जिससे कि जान जाने का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। ईश्वर को प्यारे हो गए तो ठीक, नहीं तो मानसिक संतुलन बिगड़ने का अंदाजा हमेशा बना रहता है। मानसिक संतुलन बिगड़ा तो ना आप घर के रह जाते हैं और ना घाट। जरा बताना तो कैसे है? कोई कहानीकार या नाटककार होता जो मेरी कहानी जानना चाहते? अरे मुझे कोई शौक नहीं है जानने का, ये लोग जानने आए हैं। दरअसल ये लोग मरने के आसान तरीके जानने आए हैं। हो सकता है कि तुम्हारा तरीका पसंद आ जाए। चलो बताओ बताओ, आज का यही प्रोग्राम है। चलो बताओ। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। मेरी माँ मुझसे कहती है कि मेरी भाई की बेटी इंजीनियर बनी है, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। मेरे पापा मुझसे कहते हैं मेरी बहन का लड़का इंजीनियर है, तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। आप लोग ही बताइए
आपका भी बेटा बने। मुझे फोटोग्राफर बनना है। फोटोग्राफी के माध्यम से घूम घूम पूरी दुनिया को जानना था। मेरे इंटर का रिजल्ट आते ही मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डालते हैं। वो कहते नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी। मैंने बहुत विरोध किया, मुझे फोटोग्राफी करनी है। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा दिया। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था। फिर भी मैंने अपने माँ पापा की बात सुनकर पढ़ाई की, जितना मन लग सकता था। रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट डिवीजन आने में 2 नंबर से रह गया। मिल गया माँ की डांट, पापा की डांट, बोलते मन लगाकर पढ़ाई नहीं करी, मन लगाकर पढ़ाई नहीं करी। अरे कहा तो मेरा इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता, मुझे फोटोग्राफी करनी थी। पर नहीं, फिर भी मैंने पढ़ाई की जितनी कर सकता था। और आप लोग भी बताइए, क्या क्या गारंटी है कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास होगा वही जिंदगी में सफल होगा? क्या सेकंड डिवीजन वाला थर्ड डिवीजन वाला कुछ नहीं कर पाएगा? और अगर ऐसा है तो सीधे फर्स्ट डिवीजन पास फेल कर दो ना, क्यों रखा सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन? उस दिन कल की बात है, मैं थोड़ा सा उसमें देर से उठा, माँ डांटने लगी, ताना मारने लगी, किसी तरह तो सोता रहता रहा होगा, इसी वजह से तेरे कम नंबर आए, इसी तरह रहता होगा ना, पढ़ाई की होगी तभी तेरे कम नंबर आए। मुझे लगा जोर का गुस्सा और मैं घर से बाहर निकल गया। अब हमारे घर के आगे ही रेलवे लाइन है। अब इसे विधि का विधान कहिए या मेरी बदकिस्मती, मेरा गुस्सा भी सातवें आसमान में था और ट्रेन भी पूरी स्पीड से चली आ रही थी और मैंने आओ देखा था और ट्रेन के आगे लगा दी चलाओगे। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से पहचाना जा सका कि मैं सूरज हूं। सॉरी, हाँ, मेरे माँ पिताजी मेरे मरे हुए शरीर के आगे रो रहे थे, सर पटक पटक कर। माँ कहती बेटा तू फोटोग्राफर बन जा, हमें नहीं बनाना इंजीनियर। पापा कहते हैं तू फेल हो जा, कुछ भी कर, हमें नहीं पढ़ाना तुझे, तू बस लौट आ मेरी आंखों के सामने, मत कर पढ़ाई, तुझे जो करना है कर। ऐसा भी होता है क्या? आपको पहले सोचना चाहिए था ना, अब सोचने से क्या? माँ, पापा, I'm sorry, माँ,
पापा। मैं आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता पापा, नहीं देख सकता। अब तो मैं फोटोग्राफर भी क्या, आपका बेटा भी नहीं बन सका। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था माँ, मैं नहीं कर पाया। I'm sorry, माँ। एक बात बोले आप लोगों को, आप लोग ना ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या मत करिएगा। बहुत बहुत खतरनाक मौत होती है, बहुत दर्द होता है, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कभी कभी आपके शरीर का कोई अंग मिलता भी नहीं है, और कभी कभी तो अगर आप अपने घर से ज्यादा दूर निकल गए हैं, दूसरी जगह निकल गए हैं, तो आपका शरीर भी आपके घर वालों को नहीं मिल पाता है। और ट्रेन के आगे कूद कर तो क्या आप कभी भी आत्महत्या मत करिएगा, क्योंकि किसी भी समस्या का हल ही नहीं है आत्महत्या। आत्महत्या की बात तो और भी कष्ट है। अपने लोगों को देखकर, अपने लोगों को रोता बिलखता देखकर। नहीं, मैंने जो गलती की ना, वो गलती आप लोग मत करिएगा, वो गलती आप लोग मत करिएगा। मुझे कहाँ जाना है? मेरे माँ, पिताजी, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो बहुत सारे लोग थे, कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। मेरे चारों ओर भूत ही भूत हैं, सैकड़ों, हजारों की संख्या में। इस हॉल में हर जगह नजर आ रहे हैं तो मुझे, पर सबके चेहरे पर एक मायूसी, पश्चाताप और फिर से जिंदगी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम फिर से जीना चाहते हैं, हम फिर से जीना चाहते हैं, हम फिर से जीना चाहते हैं। भूत है कि जीना चाहते हैं? और आप अगर अब भी मरने का शॉर्टकट मेथड जानने की इच्छा रह गई हो तो कार्यक्रम के बाद इन भूतों से मिल लीजिएगा। माफ कीजिएगा, इस नाटक का इस गाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भूत है कि मानते ही नहीं है। शुरू किया जाए। Shiva
dream of watching you fade away. पीछे कैमरा नहीं बढ़ेंगे। नाटक देखा और नाटक की प्रस्तुति में आपने ये भी देखा कि सुसाइडल मोमेंट बहुत ही इतना छोटा सा होता है कि आदमी उसको कर बैठता है। और ये बात सही है कि उस मोमेंट में वो इतना अकेला होता है, वो कर जाता है और उसमें ये सोचने की शक्ति भी नहीं होती है कि वो इससे उभर के आए। इस बात को प्रभास जी ने अपने कलाकारों द्वारा बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। स्वर इंडिया एसोसिएशन जो हमारा एनजीओ है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हमको समय समय पर वो ये प्रेरित करता है कि ये काम करते रहें। इसका मेन उद्देश्य उनका है कि देखिए अभी आप लखनऊ में देख रहे हैं बहुत दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम उन कलाकारों को सामने लाएं जिनमें प्रतिभा है, उनको आगे चांस नहीं मिल रहा है, उनको आगे चांस मिले। क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको लोग को लेके आगे आ रहे हैं, उनकी अर्निंग भी होती है और उनको आगे जीवन में एक नया आयाम मिलता है। मैं फिर भी मेरे पास कुछ लोग एक दो दिन बैठे हुए थे, मैंने कहा देखिए अगर हम किसी को बॉम्बे से बुला के यहाँ कुछ करा देते तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती है। हमने अपने लखनऊ के कलाकारों को तो इतना आगे नहीं बढ़ाया, नहीं इतना पैसा दिया, नहीं उनके लिए इतना प्रमोट किया। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि 20 साल पुरानी संस्था है, मैं खुद म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, बड़ा स्टूडियो है, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और मैं दूर दूर के लोगों को रिकॉर्ड करता हूँ, सुनता। मैंने ये प्रभास जी को भी पहले भी अपने यहाँ नाटक के लिखा था, इस बार भी हमने नाटक जो चुना है तो उसको हमने कहा इस नाटक को करो और बिल्कुल फ्रेशर लोग लो, ताकि इनमें देखिए जो जोश होता है, जो करने की इनमें अपनी खुद की उम्मीद होती है, जो एक इच्छा होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि लग के करते हैं। और आपने जैसा भी देखा तो ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत पहले नाटक नहीं करते थे और आपको बहुत पसंद भी आया। ये कहानी जिस संजय जी की कहानी का जो रूप है उसको हमने इसमें कुछ नई चीज़ें भी डाली और इसकी प्रस्तुति भी की। और मैं नाटक के डायरेक्टर प्रभास जी को मंच पर बुलाऊंगा। ये हमारे प्रभास सिंह जी जो नाटक के डायरेक्टर हैं और आपने देखी कि कुछ समय पहले इनसे बात हुई थी, टाइम लगा, लेकिन उन्होंने उनकी तैयारी कराई और इनके जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत इनको सहायता भी की, इन्होंने लगन मेहनत देखी और इन्होंने उनके अंदर से वो चीज़ उभारी जिसके लिए आप यहाँ बैठे रहे। अब मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपके यहाँ जब भी आपके लखनऊ में या बाहर के होते हैं उन कलाकारों को लाएं। मेरे बीच में भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नाटक वाले हैं, वो लोग भी इन लोगों को चांस दें और आगे को बढ़ाएं। तो आप उनको, इससे अच्छा है कि आप किसी बॉम्बे और दिल्ली वाले के प्रोग्राम को देखने जाएं, इनके प्रोग्रामों को देखें, ताकि जो क्या होती है कला, एक चीज़ कलाकार और कला प्रेमी इतने सारे होते हैं तभी इनका उत्साहवर्धन होता है। ये देखते इतने सारे लोगों के सामने हमने प्रस्तुति करनी है, इनका मनोबल ऊंचा उठता है तो ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जब आपकी क्लैपिंग आती है, बाद में ये देखते हैं तो इनकी बड़ी खुशी होती है, आपस में बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, नहीं नाटक बहुत अच्छा रहा, रिस्पॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं यहाँ पे हर्षवर्धन गुप्ता जी को ऊपर बुलाना चाहता हूँ, स्टेज में आए और सुरपा जी ये शॉल और यहाँ लेके आए। ये मोमेंटो और शॉल इधर आओ, बीच में आओ, यहाँ पे आओ, ये इनको दे, मोमेंटो दे, हाँ ये दे। हमारी संस्था की तरफ से आपको उनके उत्साहवर्धन के लिए और दूसरा यहाँ पे इसको इधर दे, सर्टिफिकेट यहाँ लाए, फोटो ले लें।
मैं प्रभात जी को माइक पर बुलाऊंगा, यहाँ पर आए। प्रभात जी, आपके कलाकार का परिचय देते हुए ये सर्टिफिकेट उनको वितरण किया जाएगा। आप उनका परिचय दें, उन्होंने क्या रोल किया था ये बताएं, वो कब से कर रहे हैं ये भी बताएं, ताकि इन लोगों को लोग भी जाने कि इनकी प्रतिभा का जो भी आपने इस्तेमाल किया है, जो भी कब से कर रहे हैं, ताकि इनका उत्साहवर्धन हो। आप माइक पर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये सौभाग्य है कि जिनके नाटक हम लोग देखते थे, मृदुला मैम, और शायद मैं 2010 से रंगमंच में शुरुआत की थी और उन्होंने मेरा पहला नाटक देखा होगा। और वह दिन आ गया जब मैम ने मेरा नाटक देखा। मैम थैंक यू मैम, आप किसी भी बहाने आए तो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद हमारी एक दूसरी प्रस्तुति है, जीना इसी का नाम है। वो बस ये जैसे ही ख़त्म होगा 15 मिनट बाद वो दूसरी शुरू कर देंगे। वो हास्य नाटक है और यकीन मानिए उसमें बहुत आप हंसेंगे और नाटक तो है ही अच्छा। मैं कलाकारों को यही निवेदन करूँगा, अपना खुद नाम देते जाएं और सबसे सर्टिफिकेट लेते जाएं, नाम बताते हुए। मेरा नाम अब्दुल है। मेरा नाम जूही कुमारी है। मेरा नाम प्रणव श्रीवास्तव। जी मेरा नाम नीतीश कुमार, डायरेक्टर। मेरा नाम शोभिता पान। मैं कृष्ण कुमार पांडे। मैं तनिष कटारिया, भूत बंगा। मेरा नाम भानु। बैक स्टेज वाले भी मंच पे आ जाएं। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका है। जल्दी आ। और जाकर लाइट भी देख रहे हैं। और हमारे एक बैक स्टेज कलाकार जो आपको एंट्री गेट में टिकट बेचते हुए मिले होंगे, आर्यन, वो भी अपनी जगह पे हैं क्योंकि नेक्स्ट शो शुरू होने वाला है। आज का ये कार्यक्रम आप लोगों ने तो इतने मन से देखा और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। जोरदार तालियां हो जाए कलाकारों के लिए। इन कलाकारों के लिए मैं उनको मन से ये कहता हूँ कि आगे भी आप ऐसी मेहनत करिए और मेहनत करने के बाद फिर ये मेहनत और रंग लाएगी। और आपका जो काम इन्होंने देखा, देखिए कैसे बैठी है पब्लिक आपके। अगर ये बड़े हॉल में होता तो इसको पूरा भरा रहता। तो आप ये इसकी मेहनत को और रंग लाइए।